नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल U&V टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई है 1 अगस्त, जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अगर आप लोग भी यही मानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा सकते हैं। इस बीच आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं। लॉकडाउन में सब बंद रहेगा, सिर्फ विधायक, शराब और सरकारी संपत्तियों की बिक्री करती रहेगी सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन में जरूरी चीजों को छोड़कर लगभग सभी चीजों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी रही, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ आम लोगों के लिए रही। बीजेपी और उसकी सरकार पर यह पाबंदी लागू नहीं हुई। बीजेपी और उसकी सरकार लॉकडाउन के दौरान ही कई चीजें बेचती और खरीदती हुई नजर आई। जहां केंद्र की मोदी सरकार को सरकारी संपत्ति, रेलवे के प्लेटफॉर्म और शराब बेचते देखा गया, तो वहीं बीजेपी कथित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधायकों को खरीदते हुए नजर आई। बीजेपी के इसी रवैये पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोरदार कटाक्ष किया है। एक ट्वीट कर चुटकी लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में सब बंद रहेगा, लेकिन जरूरी चीजें बिकती रहेंगी, जैसे शराब, विधायक, रेल, एयरपोर्ट, बैंक, सरकारी संपत्ति आदि। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, संजय सिंह ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है जब केंद्र की मोदी सरकार ने 23 सरकारी कंपनियों को बेचने की घोषणा की है। पब्लिक सेक्टर की इन 23 कंपनियों में सरकार की जो भी हिस्सेदारी है उसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसी पूरे मामले पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। राम मंदिर भूमि पूजन पर बोले हैं राज ठाकरे, कहा अभी कोरोना का संकट है इसलिए टाला जा सकता था प्रोग्राम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने कोरोना संकट के बीच किए जा रहे भूमि पूजन पर सवाल खड़े किए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि इस कार्यक्रम को कुछ वक्त रुक करके भी किया जा सकता था। राज ठाकरे ने कहा है कि कोरोना संकट काल में इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, इसे 2 महीने बाद भी किया जा सकता था जब माहौल सामान्य हो जाता। ये यहाँ पर राज ठाकरे ने तमाम बातें कही हैं और यहाँ पर भूमि पूजन पर उठाए हैं सवाल। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बीएसपी विधायकों के विलय पर बोले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा अगर बीजेपी करे तो सही, हम करें तो गलत कैसे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान में जारी सियासी बवंडर फिर से जोर पकड़ गया है। विधानसभा सत्र की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस कैंप में हलचल काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और टीडीपी के मर्जर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी करे तो सही, हम करें तो गलत कैसे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी के 4 सांसदों को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर करवा दिया। वो मर्जर तो सही है और राजस्थान में 6 विधायक मर्जर कर गए, कांग्रेस में वो मर्जर गलत है। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहां गया। राज्यसभा में मर्जर हो वो सही है और यहां मर्जर हो वो गलत है। उधर जयपुर के होटल से आप लोगों को बताते चले, सभी विधायक जैसलमेर शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को भेजा है जैसलमेर। तो वहीं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। अपनी ही सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, दर्जन भर नेता उड़ाएंगे एसओपी की धज्जियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के मामले लगातार तेजी से 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं और जल्द ही ये आंकड़ा 1 लाख के भी पार पहुंच जाएगा। हालांकि फिलहाल राज्य में कोरोना के खतरे से निपटने से ज्यादा राम मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होने की चर्चा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी,
मुरली मनोहर जोशी, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में जुटेंगे। हालांकि अगर अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी का पालन किया जाए तो यह सभी बड़े नेता कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताते चले स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रमों में 65 साल के ऊपर के लोग, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को ना जाने की सलाह दी गई है। हालांकि अगर राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाली बड़ी हस्तियों की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर की उम्र 65 साल से ऊपर ही है। जहां पीएम मोदी 69 साल के हैं तो वहीं मुरली मनोहर जोशी 86 के हैं, ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले राम मंदिर आंदोलन शुरू करने वाली शख्सियतों में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी 92 साल के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपनी ही सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, दर्जन भर नेता उड़ाएंगे एसओपी की धज्जियां। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार दुनिया में है सबसे तेज। अब भक्त और गोदी मीडिया इस पर भी करेंगे गर्व। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आपको यह जानकर हैरत होगी कि पिछले एक महीने में पूरे देश के भीतर कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। 24 जून को भारत में कोरोना मामलों के दुगने होने की रफ्तार 19 दिन थी, 24 जुलाई को यह 21 दिन है, यानी बहुत ही मामूली फर्क पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को कहा कि कोरोना के मामले में भारत दुनिया के 213 देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। अब मुझे मोदी के इन सारे बयानों पर आजकल हैरत नहीं होती है। अब बात करते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की। तो यहां पर इसमें साफ लिखा है कि कोविड-19 के भारत में भागने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है, भक्त इस पर गर्व कर सकते हैं, मैं नहीं। रिपोर्ट यहां भी लिखती है कि प्रति 1000 लोगों में कोरोना की जांच दर भारत में सबसे कम यानी कि 11.8 है। अमेरिका में यह 153 और रूस में 184 है। अगर किसी को ये आंकड़े समझ नहीं आ रहे हैं तो आसान शब्दों में समझें कि भारत को अमेरिका या रूस की जांच दर को छूने में अभी 6 महीने से ज्यादा लगने वाले हैं। तो वहीं दिल्ली में हुए सीरो सर्वे को ही ले ले, इसमें हर चौथे व्यक्ति में कोरोना प्रतिरोधी एंटीबॉडी मिली, यानी कि 70 लाख संक्रमण और 10 लाख गंभीर मरीज। लेकिन क्या दिल्ली में इतने गंभीर मरीज हैं? साफ है कि हर कोविड संक्रमित की पहचान के साथ ही 65 संभावित संक्रमण को छोड़ दिया गया। यही तमाशा पूरे देश में हो रहा है। अब अगर सरकारों के इस दावे को परखें कि भारत में कोविड से सबसे कम मौतें हो रही हैं तो यह भी एक बड़ी साजिश है। आईसीएमआर ने कोविड से मौत को दर्ज करने की स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, लेकिन राज्यों में मौत के आंकड़े को कम करने के लिए कैंसर, टीबी, किडनी फेल, हार्ट अटैक जैसे कई बहाने गढ़े जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि देश में एक चेहरा चमकता रहे और राज्यों में नेताओं की कुर्सी बची रहे। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है रिपोर्ट में कि भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। अब भक्त और गोदी मीडिया इस पर भी करेंगे गर्व और यहाँ पर मोदी सरकार पूरी तरीके से हो चुकी है बेनकाब। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी बोले मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, मीडिया ने एक माया जाल रचा है जो जल्द ही टूटेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने कड़ा प्रहार किया है पीएम मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। नई शिक्षा नीति पर बोले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, संघ का एजेंडा लागू करना है मकसद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एजेंडे से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि इसी एजेंडे के मुताबिक नई पीढ़ी को ढालने की कोशिश में अब पाठ्यक्रम को भी खास रंग में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के पीछे का उद्देश्य आरएसएस के एजेंडा को लागू करना है।
अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकार सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के सांस्कृतिक मूल्यों एवं संविधान के सिद्धांतों को निरंतर नष्ट कर रही है और उनसे स्वयं कोई शिक्षा नहीं ले रही है, वह शिक्षा नीति में कोई भी बदलाव कर ले या मंत्रालय का नाम बदल ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपा बच्चों के भविष्य का राजनीतिकरण ना करे, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से संवाद में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बोले, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बहुत ही जरूरत है। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का विशेष संवाद का दौर जारी है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से बात की है। इस दौरान कोरोना के चलते गरीबों पर आई मुसीबत और अर्थव्यवस्था में आ रही दिक्कतों समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।